Hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. sir. शांत मोनिकाने जॉइन नहीं किया आज? कळेल सर 2-3 मिनिटांमध्ये. ठीक आहे. अजय नाही आहे. रोहित कुठे आहे? विवेक? करेल सर जॉईन आले काय मला मेसेज केला. अच्छा. कुठे आहात रोहित? हेलो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. पिछले वीक नहीं थे रोहित? हाँ जी सर, वो थोड़ा सा चाचा गुजर गए थे इसलिए. अच्छा, ठीक है. जी. एक सेकंड दे दीजिए मुझे. चलिए. चलो हम एक प्लान भी करते हैं कुछ. आज वर्किंग सेशन रखते हैं. जो लीनियर रिग्रेशन की असाइनमेंट है हमारी लास्ट वीक में दी हुई थी, राइट? कैगल कंपटीशन की असाइनमेंट, तो वो आपको करनी है फिर से आज सबको. शायद सुशांत नहीं, विवेकानंद ने की है, तो उससे आप कुछ पूछ सकते हो कि कैगल कैसे ऑपरेट करना है. अगर अकाउंट नहीं है तो कैसे बनाना है, जो भी आपको लगेगी राइट कैगल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो आप विवेकानंद से पूछ. और इस वीक में और एक सेशन अरेंज करेंगे हम, जो अभी मेरा मेंटी प्लेस हुआ है, वो थोड़ा सा गाइड करेगा हम सबको कि एग्जैक्टली क्या सवाल आ रहे हैं, राइट? कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव. कोडिंग राउंड हुए हैं तो उसमें क्या पूछा गया है, राइट? तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको आगे जाके कैसे स्ट्रैटेजी, कैसे प्लान, कैसे वर्कआउट करना है इन सब चीज़ों के ऊपर. खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सारी चीज़ें. वीकडेज में एक हाफ एन आवर के लिए वो सेशन अरेंज करते हैं उसके साथ, नीलेश के साथ. ओके सर. हाँ. चलो मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. आज हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स पढ़ने वाले हैं. इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमने देख ली है, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग देखी है, राइट? रिज वर्सेस लागो वर्सेस लासो वर्सेस इलास्टिक देखा. आज क्लासिफिकेशन, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन, उसका मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन आज हम देखेंगे. फिर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और डिसीजन ट्री शायद कल देखेंगे, बट आज एटलीस्ट ये 2 नोटबुक्स कवर करने की कोशिश करेंगे हम. चलो, क्लासिफिकेशन आपको पता है कि क्लासिफिकेशन में हम करते क्या है एग्जैक्टली. तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक्सप्लिसिटली बताया जाता है कि इसको आपको स्कोरिंग करना है, इस कॉलम को, या फिर इसको क्लासिफाई करना है. तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होता है ऑलरेडी. फिर आप
कैसे फाइंड आउट करोगे कि गिवन टास्क इज बिलोंग टू रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन? तो हमें पता है डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कंटिन्यूअस होता है इन केस ऑफ रिग्रेशन टास्क, और यहाँ पे कैटेगरीज होती है, राइट? यस और नो, कैंसर होगा तो मैलिग्नेंट वर्सेस बिनाइल, जो भी है। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जनरली हम इस टाइप के प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल सॉल्व करते हैं, या फिर कोई भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज करके इसको सॉल्व किया जाता है। और रियल लाइफ में क्लासिफिकेशन टास्क ज्यादातर होते हैं, 80 to 90% टास्क हमारे क्लासिफिकेशन रिलेटेड होते हैं। सिर्फ एक 10% टास्क हमें मिलते हैं, वो होते हैं रिग्रेशन रिलेटेड। जैसे कि मेरी पिछली कंपनी में एक टास्क था एम्प्लॉय काउंट निकालने का। एम्प्लॉय काउंट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं हर एक बिजनेस में, रेस्टोरेंट के बिजनेस है, अलग अलग बिजनेस है, राइट? तो वहाँ पे एक रेंज दी गई थी कि इतने हो सकते हैं एम्प्लॉय काउंट, तो वो एम्प्लॉय काउंट निकालना था। वही बस मैंने रिग्रेशन टास्क के ऊपर काम किया है। अदरवाइज जो सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्लासिफिकेशन टास्क रिलेटेड होते हैं रियल लाइफ में। जैसे फोटोज का क्लासिफिकेशन करना या फिर क्विजिन का क्लासिफिकेशन करना। और इसके जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हो सकता है कि इसका एक कॉस्ट फंक्शन पूछा जाए आपको। कॉस्ट फंक्शन क्या है इसमें, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इक्वेशन क्या है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है। अब ये सवाल पहले पूछते थे, अब नहीं पूछता कोई भी। कोई ज्यादा अब मशीन लर्निंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जेन एआई में है लोग इंटरेस्टेड, जनरेटिव एआई में। सारे क्वेश्चन जो निकल के आ रहे हैं आजकल के इंटरव्यू में, वो एक तो ट्रांसफॉर्मर्स, राइट, जनरेटिव एआई, या फिर डीप लर्निंग के कुछ कंसेप्ट। मशीन लर्निंग का वेटेज काफी कम हो गया है। अब कितना कम हो गया है, तो अराउंड, पहले तो अराउंड 70% था, अब घट के वो 35%, 40% पे आ गए हैं वो लोग। फिर भी वेटेज तो मतलब सब्सटेंशियल है उसका, तो थोड़ा सा कम हो गया है। 10 में से 3 सवाल तो मशीन लर्निंग के ही होंगे। तो सर जनरेटिव एआई के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ है? जनरेटिव एआई के ऊपर हम स्पेशल सेशंस अरेंज करने वाले हैं विद प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। ओके ओके, यस। तो क्योंकि मुझे तो आपको जॉब रेडी बनाना है, और आप मतलब अगले 1 साल तक आपका वो नॉलेज अपडेटेड रहे और आप इंटरव्यू दे सकते, इतना तो मैं आपको कैपेबल बनाऊंगा, इनेबल करूंगा। बट जी सर। ज्यादा भी टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि 1 साल से ऊपर लगा दिया आपको फिर से कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास होने के बाद 1 साल के बाद, मतलब अब जैसे फर्स्ट बैच को मैंने एलएलएम्स नहीं पढ़ाया था, बट अब सेकंड बैच में अब पढ़ाने वाला हूँ मैं उनको। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के, मतलब बर्ट वगैरह तो हमने क्लास में लिया था। कुछ जेन एआई के मॉडल्स भी मैंने बताए थे उनको, ब्लिप 2 वगैरह, जो भी मैंने, जो जिसके ऊपर भी मेरा हैंड्स ऑन था। बट एक्सप्लिसिटली मैं कुछ सेशंस कंडक्ट करने वाला हूँ अब जेन एआई के ऊपर। अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, बट आपके लिए स्पेशल डीप लर्निंग के बाद मैं कंडक्ट करूंगा जेन एआई के। ओके सर। अब चलो, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन टास्क होते क्या है ये हमें पता चल गया है। by looking at y variable we can decide whether this problem statement belongs to classification task or regression task। अब ये नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कभी ये नहीं होता कि ये इट बिलोंग्स टू क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, वो कुछ नहीं बताते वो लोग। वो सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं, उनको ये शब्द पता भी नहीं होते जो हम यूज कर रहे हैं अभी बिजनेस वालों को। वो लेके प्रॉब्लम लेके आते हैं। अब हम सब कुछ डिसाइड करते हैं कि अरे हाँ ये तो रिग्रेशन टास्क है, या फिर ये क्लासिफिकेशन टास्क है, क्लासिफाई करना है। ये मल्टी लेबल भी है, मल्टी क्लास तो है ही, बट मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन है।
तो बाकी सब कुछ हम डिसाइड करके एक सॉल्यूशन देते हैं उनको, जैसा उनको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में चाहिए उस टाइप। तो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम? क्लासिफाइंग द थिंग्स इनटू सब कैटेगरीज। And classification then is the problem of identifying to which of a set of categories a new observation belongs on the basis of a training set of data containing observations and whose category membership is known। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नया ऑब्जर्वेशन आता है, इन्फरेंस पॉइंट, डेटा पॉइंट आता है, इन्फरेंस रिकॉर्ड आता है, तो उसको क्लासिफाई कर रहे हैं हम कि द न्यू ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, कैटेगरी ए और बी और सी, तो कैटेगरी में करते हैं, राइट। अब इसके अलग अलग टाइप्स है, बाइनरी है, ऑर्डिनल है, मल्टी क्लास है। बाइनरी में क्या होता है, दो ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है, यस और नो, पास और फेल्यूर, सिर्फ दो कैटेगरीज, बाइनरी क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। द पर्सन हैज सर्टेन डिसीज और नॉट, या फिर आयरिस डेटा सेट में हमने देखा है, बट वो मल्टी क्लास वाला है, वहां पे 3 क्लासेस है, सिटोसा, राइट। और क्या है 2 कैटेगरीज? वर्सिकुलर और वर्जिनिया। हाँ, वर्जिनिया और वर्सिकुलर। ये 3 कैटेगरीज है। अब 3 कैटेगरीज का मतलब ये हो गया अपना मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देखो 3 कैटेगरीज, और यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरीज, बाइनरी, मल्टी क्लास, और कोई लोग मतलब और एक होता है वो उसको ऑर्डिनल बोलते हैं हम, ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन ऑर्डर वाइज होता है। लेट्स से रेटिंग्स 1 to 4, 1 to 5 ऑर्डिनल हो गया, ऑर्डर वाइज। अब क्लासिफिकेशन वर्क कैसे करता है? हाउ डज क्लासिफिकेशन वर्क्स? Suppose we have to predict whether a given patient has a certain disease or not, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो तो हमें पता होते हैं ऑलरेडी, या फिर हम ढूंढ सकते हैं कि कैसे, कौन से वेरिएबल्स इसको अफेक्ट करेंगे, सर इस पेशेंट को सर्टेन डिसीज है कि नहीं है। दिस मीन्स देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। द पेशेंट हैज द सेड डिसीज और पेशेंट इज डिसीज फ्री, नो डिसीज वर्सेस डिसीज। और ये बाइनरी प्रॉब्लम है, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट होता है जो कि सपोज कि अलग अलग वेरिएबल्स है, जैसे कि उसका लिपिड प्रोफाइल का हमारे पास रिकॉर्ड है, और अलग अलग हमारे पास उसके वेरिएबल्स अवेलेबल है। तो उस वेरिएबल्स के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि द पेशेंट हैज डिसीज और नॉट। तो ये हो गया हमारा एक क्लासिफिकेशन टास्क, और इसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलेंगे। तो ये भी हमें पता है कि आउटकम किसके ऊपर डिपेंड होता है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स होने चाहिए जो कि हमारे टारगेट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने में मदद करे हमारी। तो हमें पता है कि कोरिलेशन भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स है, हमारे पास पियर्सन और स्पीयरमन रैंक कोएफिशिएंट्स है, राइट। और कुछ ये टास्क करने के लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि आज हम देखने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और कुछ एल्गोरिदम्स है जैसे कि डिसीजन ट्री क्लासिफायर, सपोर्ट वेक्टर मशीन और सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, बेसियन रिग्रेशन, नेव बायस क्लासिफायर, एसजीडी क्लासिफायर, और भी है रैंडम फॉरेस्ट, एडा बूस्ट, वोटिंग क्लासिफायर, बैगिंग क्लासिफायर, एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफायर, काफी सारे एल्गोरिदम्स है। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिक एल्गोरिदम है, वो सिर्फ
क्लासिफिकेशन टास्क के लिए ही काम आता है। जो बाकी एल्गोरिदम्स है, लगभग सारे एल्गोरिदम्स कार्ट एल्गोरिदम्स है। कार्ट मतलब क्लासिफिकेशन एज वेल एज वो रिग्रेशन टास्क हैंडल कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। जैसे डिसीजन ट्री क्लासिफायर, डिसीजन ट्री रिग्रेसर भी होता है हमारे यहाँ पे। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर और सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, ये दो अलग अलग मॉडल्स है इसमें भी। वैसे ही न्यूरल नेटवर्क्स हम अलग अलग टास्क के लिए उसका आर्किटेक्चर बना सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन लगभग सेम है, बस जो इंटरनल वर्किंग है हर एक मॉडल की वो अलग अलग है यहाँ पे। तो प्रैक्टिकल आप अगर सिर्फ लीनियर रिग्रेशन का और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का अगर प्रैक्टिकल करोगे, आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इसीलिए मैं आज आपसे वो राइट वो कैगल कंपटीशन करवाना चाहता हूँ वो कंप्लीट। क्योंकि अगर आपको वो दो एल्गोरिदम आए, इसका मतलब ये है कि आपको सब एल्गोरिदम, सब मशीन लर्निंग आ गई। सिर्फ यहाँ पे एल्गोरिदम कॉलिंग ही अलग अलग है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो गॉसियन न्यू बायस कॉलिंग हुआ है यहाँ पे। अब इसकी जगह पे लीनियर रिग्रेशन, इसकी जगह पे लॉजिस्टिक, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्लासिफिकेशन रिग्रेशन टास्क यूज कर सकते हो। सॉरी, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन मॉडल्स यूज कर सकते हो आप, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का चेंज है ये वाला, बस बाकी तो सब सेम रहेगा। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स सेम रहेंगे, मोर और लेस। रियल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे कि हम कभी हैमिंग लॉस यूज करते हैं, कभी अभी मैंने रिसेंटली एक नया इवैल्यूएशन टेक्निक यूज की इसके लिए, सिमिलैरिटी के लिए। अब जैकार्ड्स हमने पढ़ा था जैकार्ड डिस्टेंस, फिर कोसाइन सिमिलैरिटी तो मतलब कॉमन है, बट एमआरआर क्या होता है, ब्लू स्कोर क्या होता है, ये सारे नए इवैल्यूएशन टेक्निक्स है। जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है हमारे पास, तब हमें एक बेस पता होता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है हमें, बट आपको रिसर्च करने के लिए भी थोड़ा सा वक्त मिलता है उस समय, और आप वो इम्प्लीमेंट करते हो। देखो अब यहाँ पे BLEUE ब्लू स्कोर NLP। अब यहाँ पे बहुत सारे इवैल्यूएशन टेक्निक्स है, NLP टेक्निक्स। डिसीजन रिकॉल वो तो नॉर्मल है, बट ब्लू स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ब्लू स्कोर। अब हम ऐसे आर्टिकल्स कुछ पढ़ के, प्रिवेटिव पेनल्टी क्या होती है उसमें, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वीकनेस क्या है उसके, और दूसरे कौन से इवैल्यूएशन टेक्निक्स है जो हम यूज कर सकते हैं, वो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के रिसर्च करोगे, ठीक है। हम क्लास में सब कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फिर तो 4-5 साल की इंजीनियरिंग हो जाएगी सब कुछ पढ़ना। बट हाँ, हम इतने इनेबल होते हैं कि खुद रिसर्च करके जो भी चीजें एडवांस आती है वहां पे इम्प्लीमेंट होती है, उनको हम यूज करें हमारे प्रोजेक्ट में। और काम कैसे चलता है इंडस्ट्री में, वो एक बताता हूँ आपको कि एग्जैक्ट काम। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अब मान के चलो कि मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है। अब डेटा है तो कुछ मुझे एक्चुअली एक्सट्रैक्ट भी करना है। इस एड्रेस, एक एड्रेस है मेरे पास, एड्रेस में मैंने ये लिखा है कि राइट यह बिल्डिंग पार्क एक्सप्रेस। अब यहाँ पे एक नाम लिखा है मैंने, बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट, पुणे, ऐसे करके लिखा है। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली नेम्ड एंटिटी एक्सट्रैक्ट करनी है मुझे। नेम्ड एंटिटी मतलब कि रोड कौन सा है, फिर मुझे पता लगाना है कि सोसाइटी कौन सी है, फिर मुझे पता लगाना है कि सिटी कौन सी है, और फिर पिन कोड कौन सा है। एक लेमन एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक्चुअली, बट ये मुझे कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। जो भी डिस्क्रिप्शन मेरे पास आया है, ये वाला डिस्क्रिप्शन, अब ये बहुत कंसाइज डिस्क्रिप्शन है, बट हो सकता है कि ऐसे कुछ मैंने लिखा है कि आई लिव इन, ऐसे कुछ अननेसेसरी वर्ड्स भी है इसमें, और काफी बड़ा डिस्क्रिप्शन है। सिर्फ उस डिस्क्रिप्शन से मुझे
ये वाला चाहिए, एड्रेस चाहिए मुझे सब लोगों का, सब रिकॉर्ड्स का, और ऐसी इंफॉर्मेशन है उसमें। तो इसको बोलते हैं हम NER, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। नेम्ड एंटिटीज है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब पहले मान के चलो कि हम क्या करते हैं, पहले तो रिजेक्स मॉड्यूल यूज करते थे। रिजेक्स मॉड्यूल आपको पता है, राइट? रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन में पढ़ा है हमने ये मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल क्या करेगा, रूल बेस्ड सिस्टम तैयार करेगा, रूल बेस्ड। अब यहाँ पे ये बोलेगा कि बिल्डिंग अगर है तो उसको राइट, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, नेम ऑफ बिल्डिंग और एक नेम्ड एंटिटी, नेम ऑफ बिल्डिंग। और यहाँ पे अगर बिल्डिंग वर्ड है तो इसको एक्सट्रैक्ट करो। यहाँ पे कोई स्ट्रीट वगैरह वर्ड आता है, स्ट्रीट आता है, रोड आता है, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, तो रोड में डाल दो उसको, इसको इसमें कैटेगराइज करो। कुछ सिटीज है या फिर पिन कोड, कोई भी एक नंबर है तो उसको पिन में डाल दो। तो ऐसे अलग अलग वहाँ यहाँ पे रूल बनाए जाते हैं कोडिंग करके ही, रिजेक्ट्स में कोडिंग करके वो रूल्स बनाए, और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हम ये सॉल्यूशन हर वक्त डेटाबेस में अपलोड कर रहे हैं, डेटाबेस में, या फिर जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में ये वाला इंटीग्रेट हो चुका है अब ये सॉल्यूशन। अब ये तो काफी पुरानी रूल बेस्ड सिस्टम हो गई। अब इसमें AI क्या है? AI तो कुछ नहीं है। AI तो प्रेडिक्ट करता है, हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ तो प्रेडिक्शन है ही नहीं। अब धीरे धीरे ये चेंज होगा, और अब हम कुछ स्पेसी मॉडल्स यूज करेंगे। स्पेसी मॉडल्स मतलब अभी जो हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए, वो कोई बता सकता है कौन सी लाइब्रेरी है? साइकिट लर्न है साइकिट लर्न, हाँ, SK लर्न है, राइट? साइकिट लर्न है लाइब्रेरी। अब ऐसी ही लाइब्रेरी यहाँ पे है, उसका नाम स्पेसी है। स्पेसी यूज करके हम ये वाली चीज कर सकते हैं, ये नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन कर सकते हैं। अब उसके लिए स्पेसी मॉडल्स होते हैं कुछ, वो स्पेसी मॉडल्स यूज करके हम सेम चीज करेंगे। अब यहाँ पे मॉडलिंग आ गई नेम्ड एंटिटी एक्सट्रैक्शन के लिए। अब इस सिस्टम को, रूल बेस्ड सिस्टम को हम रिटायर करेंगे। ये ऑफिशियल वर्ड्स है, ठीक है, सारे रिटायर करेंगे। इस पूरी जो सिस्टम है उसको रिटायर करके ये वाली सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये हो सकता है कि 1 साल चली है सिस्टम, अब ये हो सकता है कि अगले 1 साल तक चले, या फिर 6 महीने तक चले, जब तक दूसरी और एक एडवांस टेक्निक्स नहीं आती, राइट? अब इससे भी एडवांस टेक्निक्स क्या है, यहाँ पे लामा मॉडल, या फिर और एक मॉडल है यार, मैं नाम बोल रहा हूँ उस मॉडल का, नेम्ड एंटिटी एक्सट्रैक्शन के लिए। हाँ, जेमिनी। जेमिनी प्रो। वो गूगल का है ना? हाँ, गूगल का है। लैंग्वेज हम लैंग्वेज मॉडल हम यूज कर सकते हैं, और ये होती है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। व्हेन सेबेस्टियन थ्रून। अब इसको पता है कि ये पर्सन का नाम है, देखो यहाँ पे इस मॉडल को पता है, ये पता है कि ये डेट है, ये गूगल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इसको पता लग गया है। तो ऐसे नेम्ड एंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं हम इस टास्क में। अब ये स्पेसी मॉडल को रिटायर करके हो सकता है 1 साल के बाद हम, हमारा अप्रोच और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। और जेमिनी प्रो जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हम यूज करें अब, और ये फिर सालों तक चल सकता है, जब तक कुछ नई डेवलपमेंट AI में नहीं आती तब तक।
ऐसी शिफ्टिंग होती है कभी भी, और हम हर एक सिस्टम पे धीरे धीरे रिटायर करते हैं, नया इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इसको रिटायर करेंगे, फिर नया इम्प्लीमेंट करेंगे। सर तो फिर वैसे तो जनरेटिव एआई आने के बाद तो फिर मशीन लर्निंग का तो यूज ही खत्म हो जाएगा, फिर वैसे तो मॉडल ही खत्म हो जाएंगे ऐसे। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। जैसे पहले रूल बेस्ड सिस्टम हमने खत्म किया, राइट, मशीन लर्निंग ने हाँ खत्म किया। हाँ हम्म, हो सकता है ना। बट जहाँ पे अभी भी जरूरत है रूल बेस्ड अप्रोच ही लेने की। अब रूल बेस्ड अप्रोच कहाँ लिया था, आपको पता है आपने, या फिर किसी को पता है? शायद रोहित को नहीं पता होगा, बट बाकी लोग। RFM और ED MBA में किया था वहां पे। हाँ, नहीं नहीं, वहां पे भी एक अप्रियोरी एल्गोरिदम यूज किया था एमबीए में। लेकिन हाँ, फिक्स हाँ, है ना, तो वैल्यू मार्केट फिक्स बास्केट एनालिसिस। हम्म, रूल फिक्स है ना, मार्केट बास्केट इतना ही लो उतना ही लो वही। नहीं नहीं, रूल फिक्स्ड है, पर मॉडल नहीं, मॉडल यूज, अगर आपने मॉडल यूज किया तो वहां पे मशीन लर्निंग आ गई। ये मार्केट बास्केट एनालिसिस में ये यूज किया ये था। मोर मोर ऑफ, हाँ बोल सकते हो कि वो एक प्रेडिक्टिव नहीं है, वो रूल बेस्ड है। मार्केट बास्केट एनालिस्ट काइंड ऑफ रूल बेस्ड है। वो एल्गोरिदम है, बट एल्गोरिदम प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है कुछ भी, वो सिर्फ अरेंज करके दे रहा है आपको, बोल सकते हो। बट हम्म, आपने आरएफएम एनालिसिस किया है, राइट? अभी आरएफएम एनालिसिस में हाई वैल्यूड, लो वैल्यूड, मीडियम वैल्यूड कस्टमर्स फाइंड आउट करना, ये आपने रूल बेस्ड सिस्टम यूज करके किया है। अच्छा, जहाँ पे हमने अपना वो दिया रेटिंग, एक रैंकिंग दे दी थी, वही तो। हाँ हाँ, ये मैन्युअली किया है रूल बेस्ड सिस्टम यूज करके, वहां पे हम्म। एमएल नहीं किया है आपने यूज, राइट? तो जहां पे भी आपको पता है कि ये रूल बेस्ड सिस्टम से काम हो सकता है, वहां पे बिल्कुल भी एमएल यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये रूल बेस्ड सिस्टम मोर एक्यूरेट होती है कभी भी, क्योंकि यहाँ पे रूल है प्रॉपर अवेलेबल। जहाँ पे रूल्स नहीं है अवेलेबल, हाँ वहां पे आप करो यूज मशीन लर्निंग। फिर तो सर ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो हम लोग जो अल्फा लेते हैं, वो भी तो रूल बेस्ड ही हो गए एक तरीके से। नहीं, पर वहां पे प्रिडिक्शन हो रहा है ना, प्रिडिक्ट, अच्छा, रूल बेस्ड में प्रिडिक्शन नहीं होता है। अच्छा, वहां पे प्रोडिक्शन नहीं होता। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं हम, बट प्रिडिक्ट नहीं करते कुछ भी। डायरेक्ट आउटपुट आता है प्रिडिक्शन की। ये मोर ऑफ डायनामिक चीजें बना रहे हैं हम, मतलब कि हमारे डेटा के ऊपर वो लर्न करेगा और फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा। रूल बेस्ड में वो प्रेडिक्ट नहीं करता कुछ भी, वो फार्मूला से एक आंसर देता है और बस ये आंसर है बताता है आपको, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे वो प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है कुछ भी। आप रूल बेस्ड से बना रहे हो यहाँ पे नेम्ड एंटिटी में कि रोड जहाँ पे लिखा है वो निकालो। अब यहाँ पे मॉडल को बताने की जरूरत नहीं है कि ये रोड लिखा है तो करो, या फिर इसको वो आइडेंटिफाई करेगा ऑटोमेटिकली। हो सकता है कि उसके पास टोकन से हो। अब कभी कभी स्ट्रीट नाम नहीं भी आता है, तब भी आपको वो बता देगा कि ये स्ट्रीट है। अब वो कैसे बताएगा? उसने वो टोकन्स ऑलरेडी कहीं पे सेव किए है, वो उसके ऊपर लर्निंग हुई है उसकी। तो एक्सप्लिसिट नहीं भी है। जैसे यहाँ पे अब पहले क्या था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे कि रेस्टोरेंट के क्विजीन्स फाइंड आउट करने हैं, तो नाम से वो क्विजीन्स फाइंड आउट करते थे। जैसे डोमिनोज पिज्जा है तो पिज्जा निकालेंगे उसमें से और पिज्जा असाइन करेंगे एज अ क्विजिन। तो ये रूल बेस्ड हो गई। अब मैंने एक मॉडल बनाया, मॉडल को ये सारा ट्रेनिंग डेटा दे दिया। अब दूसरा भी कुछ नाम है यहाँ पे, क्या चीज, रेस्टोरेंट, तभी वो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे दे देगा फाइंड आउट करके कि यहाँ पे अमेरिकन मिलता है, क्योंकि उसने काफी सारे पैरामीटर्स के ऊपर लर्निंग की है। वो लोकेशन है, वो रेस्टोरेंट का नाम है, वो डिस्क्रिप्शन है, जो भी है। बट उसको अब थोड़ा सा पता है कि यहाँ पे अमेरिकन क्विजिन मिलता है। हो सकता है कि वो सारे आइडेंटिफाई ना करे, बट एटलीस्ट उसने एक आइडेंटिफाई किया। तो ये रूल बेस्ड सिस्टम से ये ज्यादा अच्छी है, राइट? एटलीस्ट हमने एक आइडेंटिफाई कर दिया यहाँ पे, जो कि रूल बेस्ड सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। रूल बेस्ड सिस्टम ये देख रही थी कि मेरे पास 130 नाम है, पिज्जा है, बर्गर है, ऐसा कुछ है। और अगर नाम आता है ऐसे डोमिनोज में, नाम नेम में पिज्जा या फिर किंग्स बर्गर, तो ये मैं बर्गर यहाँ पे असाइन कर दूंगा।
राइट। ये हो गए रूल बेस्ड। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन कहाँ है? प्रेडिक्शन तो है ही नहीं, राइट। प्रेडिक्ट तो कुछ नहीं कर पा रहा है ये, बस यहाँ पे कोडिंग की है हमने कि ये वाला है, यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड की है, और लिस्ट में कोई भी एक क्विजिन है तो बस ये मैच करो इस नेम में जो भी है क्विजिन, अगर ये मैच होता है तो आप उसको असाइन कर दो। बट यहाँ पे ये नहीं कर रहे हो आप, ट्रेनिंग दे रहे हो आपके मॉडल को, और बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग मॉडल इज प्रेडिक्टिंग द क्विजिन्स, मॉडल इज एबल टू प्रेडिक्ट द क्विजिन्स। डिफरेंस समझ में आ गया सबको? रूल बेस्ड। से अपने नेम एंटिटी एक्सट्रैक्शन का जो आपने बताया, तो उसमें जो नेम जो प्रेडिक्ट करता है उसके ऊपर, जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन है या कुजिन है क्या कुछ, तो वो डेटा कहाँ से लेता है वो उसके रिगार्डिंग, उसको पता कैसे चलता है? वो हम देख लेंगे। अभी अभी क्यूरियोसिटी आपकी उतनी रहने दो वो देखेंगे हम कि कैसे वो होता है, क्योंकि वो सीखने वाले हैं हम, राइट, कि वो कैसे करता है। उसको आंसर्स भी हम देते हैं एक्चुअली ट्रेनिंग के दौरान, कि ये बिल्डिंग है, अच्छा, इसको ये बोलते हैं। हाँ, ये हम खुद ही देते हैं, उसके बाद ही वो बताता है, फिर लर्न हो करके खुद को सिखा के वो फिर बता सकता है हमें आंसर्स। हम वो देख लेंगे ओके। अपने। तो सर इसका जो लाइब्रेरी होती है तो उसमें तो होता ही होगा इनका ऐसा कुछ, मतलब जैसे इसके गूगल का आपने बताया था जेमिनी, हाँ हाँ, तो इन्होंने तो इनका डेटाबेस तो होता ही होगा, इसके बेस पे निकालते होंगे या हम ही करते हैं सब? हम ही करते हैं, हमारा डेटा होता है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, तो हम ही यूज करते हैं। और नहीं तो फिर अगर डेटा का लार्ज लैंग्वेज मॉडल ले लिया आपने जो कि ऑलरेडी प्री ट्रेंड है, तो उनके कुछ डेटा सेट्स है, उनके ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग दी गई, मतलब उनको ट्रेनिंग दी है, और वो बताते भी है शायद, देख लो। जैसे कि ये मॉडल है, राइट। अब ये मॉडल, जैसे ये पेटेंट एस बर्टा मॉडल है या ग्रोथ लैब का। अब इन्होंने एम्बेडिंग्स क्रिएट की है पेटेंट के ऊपर। अगर आपको फिर से पेटेंट डेटा आ गया आपके पास, तो आप इसकी एम्बेडिंग्स यूज कर सकते हो, इस मॉडल को यूज कर सकते हो आप, या अपनी एम्बेडिंग्स क्रिएट करने की। जो ट्रेनिंग दी है इसको, वो 1.3 मिलियन डेटा सेट के ऊपर जो पेटेंट सेट है उसके ऊपर प्री ट्रेन, फिर से अपने डेटा के उसको ट्रेन करो या फिर डायरेक्टली यूज करो, जैसे भी आप चाहो। प्री ट्रेन मॉडल को रीट्रेन करो, उसको फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं। तो ये अलग अलग डेटा सेट के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने ट्रेन किया होता है, फिर अपने डेटा सेट के ऊपर हम उसको फाइन ट्यून करते हैं। फाइन ट्यून मतलब रीट्रेन करते हैं, उसको फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं। अब क्लियर है अजय आपको? यस सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्री ट्रेन मॉडल्स हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं अभी तक। ये नॉर्मल राइट बेसिक मशीन लर्निंग के मॉडल्स है, हम ही जीरो से ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको। अब मैं आगे जाके थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि वेट कैसे सेव होते हैं, वेट कैसे दिखते हैं, पिकलिंग कैसे होती है। वहाँ वहाँ उस समय हम ये देखेंगे कि हम मॉडल लोड कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, और इन्फ्रेंस के लिए यूज कैसे करते हैं। अलग अलग फ्रेमवर्क्स हम वहाँ देखेंगे, जैसे ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क्स हो गए कुछ, क्यूफ्लो या फिर केड्रो, कोई भी एक इम्प्लीमेंट करेंगे हम हमारे प्रोजेक्ट में, ताकि आपको ये पता लगे कि एग्जैक्टली फाइनल सोल्यूशन हम देते कैसे हैं। इस नोटबुक में तो नोटबुक तो फाइनल सोल्यूशन नहीं होता है, नोटबुक सिर्फ हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं, इंटरनल एक्सपेरिमेंट के लिए होती है डेटा साइंटिस्ट की। फिर बाद में हम एक मेन डॉट पी फाइल बनाते हैं, सॉरी मेन डॉट IPYNB फाइल बनाते हैं, वहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट सब कुछ कमेंट्स वाइज हम वहाँ पे ऐड करते हैं, और उसी को फिर प्रोडक्शनाइज करते हैं।
वहां तक धीरे धीरे जाएंगे हम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे क्लासिफिकेशन टास्क का। अब यहाँ पे एक देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफी सारे हैं, बट स्पैम ईमेल फिल्टरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड यूज ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्निक। अब ये स्पैम वर्सेस नॉन स्पैम, आपको मेल आते हैं और ऑटोमेटिकली कैटेगराइज होते हैं स्पैम मेल्स वर्सेस नॉन स्पैम मेल्स, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन टेक्निक है। अब पहले रूल बेस्ड सिस्टम जब था तब उन्होंने, गूगल वालों ने क्या किया था, कुछ वर्ड्स, कुछ वेबसाइट से कुछ ईमेल्स आ रहे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स है, तो वो फिल्टर करते थे और उसको फिर क्लासिफाई करते थे कि वो स्पैम है और स्पैम फोल्डर में वो जाता था। अब उसके लिए मशीन लर्निंग के मॉडल्स यूज करते हैं वो लोग। एक मेल है, मेल के ऊपर काफी सारे मेल्स के ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है उनको। फीडबैक, यूजर से भी फीडबैक लेते हैं वो लोग, हमारे से भी, राइट, कि हम भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि कभी कभी स्पैम मेल्स नॉर्मल इनबॉक्स में आते हैं आपके, और आप फिर से वो उसको एडिट ये करके आप स्पैम डिक्लेयर करते हो। तो आप डिक्लेयर करने के बाद वो डेटा उनके पास चला जाता है, वो फीडबैक मिलने के बाद कि ये शायद स्पैम है। तो कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नंबर्स ऑफ यूजर्स ने अगर उसको स्पैम डिक्लेयर किया है तो फिर वो इंटरनली चेंज करते हैं उसको स्पैम मेल कैटेगराइज करके, फिर से मॉडल को रिट्रेन करके, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में इन्होंने गॉसियन न्यू बायस ये एल्गोरिदम यूज किया है, क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि तो मैट्रिक्स चेंज हो गया है। अब एक्यूरेसी स्कोर यूज करेंगे हम, आगे जाके मैं वो पढ़ाऊंगा एक्चुअली आपको एक्यूरेसी स्कोर क्या होता है क्या नहीं, बट हम पहले इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर से इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। अब एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मतलब मॉडल तो बनाया है आपने, बट कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है मॉडल, कैसे कैसे पता चले, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हम यूज करेंगे, जो क्लासिफिकेशन टास्क के लिए अलग होते हैं, रिग्रेशन टास्क के लिए कम्प्लीटली अलग होते हैं। वो वहाँ जो भी हमने यूज किया है वो यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। कोई बता पाएगा कौन से इवैल्यूएशन टेक्निक्स हमने रिग्रेशन टास्क में यूज किए थे? अजय? सर जो हम लोग जेड स्कोर देखते थे, कौन सा? जैसे जेड स्कोर होता था उसमें इवैल्यूएशन टेक्निक्स नहीं है जेड स्कोर वाली। जेड स्कोर तो आउटलायर्स के लिए या फिर नॉर्मलाइजेशन, डेटा का नॉर्मलाइजेशन करने के लिए यूज करेंगे हम। सर मीन स्क्वायर्ड एरर, गुड गुड, मीन मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आर स्क्वायर, एसएमईओ है, हाँ, आरएमएस, RMSE, राइट, MAP, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE, वेरी गुड, और R2 स्क्वायर है एडजस्टेड R2 स्क्वायर। वेरी गुड, R2 स्कोर, एडजस्टेड R2 स्कोर। सर एक पूछना था, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज यूज करते हैं नहीं हम? नहीं, जनरली देखो, आप तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स डिसाइड करना है और किसके साथ जाना है, बट जनरली हम प्रोडक्शन में या फिर रियल लाइफ में कौन सा यूज करते हैं, तो वो होता है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। एक तो जनरली हम रूट मीन स्क्वायर्ड एरर यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। अब बाकी तो आपके ऊपर है, क्यों अब RMSE क्यों यूज करते हैं? एक तो सेम यूनिट में होता है, Y के यूनिट में, तो हमें अंदाजा लग जाता है कि ये कितना बेटर बना है मॉडल। और दूसरा है R2 स्कोर। R2 स्कोर से ये पता चलता है कि हमारे प्रेडिक्टर्स कितने स्ट्रांग है और वो कितना वेरिएंस शो कर रहे हैं हमारे Y का। R2 स्कोर इन कॉम्बिनेशन विथ RMSE,
ये दो यूज करना ही करना है आपको रियल लाइफ में। ओके हाँ चलो बाकी भी मॉडल्स में हाँ पूछो। सर ये आरएमएसई तो मतलब एरर के कैलकुलेशन पे उस हिसाब से ही होता है ना, मतलब प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल। राइट एरर के डिफरेंट फॉर्म्स है, वो एरर ही हाँ बेसिकली हाँ एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। ओके सर। अब यहाँ पे एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड नहीं कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ, अगले लेक्चर पूरा इसी के ऊपर होगा अपना। बट अभी के लिए देखो यहाँ पे एक आइरिस डेटा सेट क्या है, उसमें कितने कॉलम्स है, उसका वाई वेरिएबल क्या है, उसमें क्या वैल्यूज है, सब पता है हमें। फिर से मैं ये रिपीट नहीं करूँगा। जिसको कुछ अगर कंफ्यूजन है तो पूछो, अदरवाइज हम डायरेक्टली मॉडलिंग में जाएंगे। यहाँ पे मॉडलिंग बोलो, मॉडल इंजीनियरिंग बोलो, मॉडल क्रिएट करना। यहाँ पे हम एक मॉडल का क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं गॉसियन नेव बायस, और उसको एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। फिर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, और उसके बाद हम उसको प्रेडिक्ट करने के लिए बोल रहे हो। देखो यहाँ पे जीएनबी एक मॉडल है हमारा। इस मॉडल में वेट्स एंड बायसेस और सारे कोएफिशिएंट्स राइट सेव है ऑलरेडी। इसने बनाया है mx+c का प्रॉपर इक्वेशन यहाँ पे। अब जब हम उसको बोलते हैं कि प्रेडिक्ट करो, अब प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट के ऊपर करो, या फिर प्रेडिक्ट एक्स ट्रेन के ऊपर करो, या फिर प्रेडिक्ट एक्स के ऊपर करो, जिसके भी ऊपर करने के लिए बोलेंगे वो करके दे देगा आपको। और फिर एक बार एक्स टेस्ट के ऊपर प्रेडिक्ट कर दिया आपने, तो आप उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि एक्यूरेसी स्कोर ऑफ वाई टेस्ट और वाई प्रेड, मतलब ये एक्चुअल है हमारा और ये प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे आ गया 93% एक्यूरेसी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसा है, ट्रू पॉजिटिव प्लस राइट ट्रू निगेटिव डिवाइडेड बाय लाइक एंटायर डेटा सेट, नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको तो ये कैलकुलेट क्या करेगा, एक एक्यूरेसी कैलकुलेट करेगा कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है मॉडल की। तो वैसे अलग अलग मॉडल्स हमने बनाए हैं। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन का देखो एक्यूरेसी कितना ज़्यादा है, 100% है टेस्ट के ऊपर ही इसने करेक्टली क्लासिफाई किया है एसवीएम ने। ये ऐसे ही अलग अलग मॉडल्स हम बना सकते हैं और उसके रिजल्ट्स कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा, और फिर फाइनल एक मॉडल हम बना सकते हैं। हाँ ठीक है कि ये सपोर्ट वेक्टर मशीन हम प्रोडक्शन के लिए फिर रेडी करेंगे इसको। अब ये हो गया नॉर्मल प्रोसीजर हमारा क्लासिफिकेशन टास्क को टैकल करने का। बाकी यहाँ पे बाकी कुछ नहीं किया है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग लगती है राइट। अगर कुछ वेरिएबल्स हमारे पास है सब, तो पहले तो हम ईडीए करते हैं, उससे पता लगता है कि मिसिंग वैल्यूज कितने हैं, आउटलायर्स कितने हैं, आउटलायर्स ड्रॉप करना, मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करना, वो सब कुछ हम यहाँ पे ईडीए में करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे प्लॉट्स। क्या assumptions के बाद हाँ, या फिर राइट assumptions डेटा क्लीनिंग इसी में कर दो ईडीए में, या फिर उसके बाद assumptions चेक करेंगे, एकदम करेक्ट assumptions चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि मल्टी कोलिनियरिटी है कि नहीं, अगर है तो ड्रॉप करो, लिनियरिटी है कि नहीं है तो भी ड्रॉप करो, है तो ले लो, एक्स और वाई में रिलेशनशिप होनी चाहिए, नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं है फिर वेरिएबल को ऐड करने का। वो सारे assumptions चेक यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद मॉडल का इवैल्यूएशन और वैलिडेशन। अब मॉडल तो बनाना, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल बिल्डिंग, फिर इवैल्यूएशन, फिर वैलिडेशन। अब वैलिडेशन कैसे करोगे आप, फिर से assumption ही चेक करेंगे, assumption ही चेक करेंगे, जो assumption पोस्ट हॉक है वो चेक करेंगे, टेस्ट पे करेंगे। पोस्ट हॉक assumption। जैसे कौन से है,
normal distribution of residuals, or residuals should be Normal constant. distribution of residuals, very good. Residuals should be constant. There मतलब should not be जीरो heterosidasticity, there should be homosidasticity, right? Variance of the residual should be constant. ये सारे जो assumptions है यहाँ पे आप चेक करोगे मॉडल बनने के बाद, क्योंकि रेसिड्यूल्स लगते हैं यहाँ पे। रेसिड्यूल्स कब मिलेंगे? जब मॉडल फिट करोगे और इवेल्युएट करोगे, तब जाके रेसिड्यूल्स आपको मिलेंगे। अब रेसिड्यूल्स मतलब एरर्स मिलने के बाद आपको वैलिडेट करोगे और फिर मॉडल को डिप्लॉय करोगे। बट यहाँ पे और भी कुछ स्टेप्स आती है मॉडल बिल्डिंग के बाद, क्रॉस वैलिडेशन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ऑप्टिमाइजेशन, वो सब करके हमें मॉडल फाइनलाइज करना पड़ता है। ये इसी में आता है मॉडल बिल्डिंग में। अलग अलग मॉडल्स यूज करो, फिर एक मॉडल को फाइनलाइज करो, फिर मॉडल को फाइनलाइज करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करो, सारे हाइपर पैरामीटर ट्यून करके उसको बेटर बनाओ और बेटर बनाओ। ये सब कुछ यहीं पे होता है इस वाले स्टेप में। और फिर इवैल्यूएशन, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट, फाइनल। चलिए अब देखेंगे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू क्लासिफाई और यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन बाय मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन। सॉरी सर, मैं उसमें कुछ पूछ सकता हूँ? वो जो अभी जैसा आपने फ्लो बताया, पूछो। अजम्पशन चेक तो समझ आ गया, मॉडल बिल्डिंग भी समझ आ गया कि क्रॉस वैलिडेशन करके विल चेक कि मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में विल ट्राई टू मेक अ बेस्ट मॉडल। इवैल्यूएशन देन हाउ इट इज, मतलब ट्रेन ट्रेस या वैलिडेशन सेट में स्प्लिट करके वहाँ इवैल्यूएशन करेंगे। वैलिडेशन जो था कि पुट्स अजम्पशन अगेन, वो समझ नहीं आया। हमने ये देखा है, राइट? तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? पिछली बार हमने वो कवर किया है ओके लीनियर रिग्रेशन में। जब हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, ये सारे अजम्पशंस हमने देखे थे। तो ये मॉडल क्या है, एक बार वो बता दो मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्या मॉडल बनने के बाद भी अजम्पशन एक बार चेक करेंगे सारे? नहीं, सारे नहीं। अजम्पशंस यहाँ पे कौन से चाहिए थे? जैसे कि कोरिलेशन है, राइट? फिर आता है आपका लिनियरिटी, मल्टीकोलिनियरिटी और कोरिलेशन में यहीं पे कवर करता हूँ उसको भी, राइट? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब कुछ हम यहाँ पे चेक करेंगे। बट इस टाइम पे हमारे पास रेसिड्यूल्स है क्या? यहाँ पे इस स्टेप में रेसिड्यूल्स मिलेंगे क्या हमें? रेसिड्यूल्स मतलब एरर्स y माइनस ये मिलेंगे क्या? y हैट है क्या हमारे पास? जब मॉडल बनाओगे तब y हैट मिलेंगे, राइट? हमें तो इसलिए जो assumptions फिर भी रहते हैं वो हमें बाद में चेक करना पड़ता है। उसको बोलेंगे हम अब वैलिडेशन, मॉडल को वैलिडेट करना। मॉडल ने इवैल्यूएट भी किया है, इवैल्यूएशन में शायद अच्छे रिजल्ट आ जाए, बट वैलिडेट भी हम करते हैं। वैलिडेट फिर कैसे करेंगे? इस रेसिड्यूल्स का यूज करके करेंगे, जैसे कि हेटेरो होमोसिडास्टिक है कि नहीं, राइट? रेसिड्यूल्स का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। अब क्लियर है? और क्या डाउट है? बस सर, ठीक है। सर एक पोस्ट ऑफ अजम्पशंस में ही आता है ना, रेसिड्यूअल इवैल्यूएशन वगैरह वो सब कुछ? हाँ, रेसिड्यूल्स रिलेटेड सारे जो अजम्पशंस है वो यहाँ पे चेक करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे नहीं कर सकते हो अजम्पशंस। वो तो एरर बेस पे होता है ना? जो भी एरर आया उसके ऊपर, उसके बेस पे होता है वो। उसके बेस y हैट पे होता है, y माइनस y हैट, लाइक यहाँ पे मिलते हैं हम, यहाँ पे मिल जाते हैं, फिर हमारे पास एरर्स मिलते हैं या फिर रेसिड्यूल्स हम कैलकुलेट करते हैं इसके बेसिस के ऊपर। अब एक बार ये मिल गया हमें तो ये वर्सेस फिर एक्चुअल हम इन दोनों को लेके एरर मिल जाता है।
इसलिए अब इम्प्लीमेंटेशन काफी जरूरी है इन सब चीजों का। जो सब चीजें पढ़ाई है मैंने, वो हमें कैगल कंपटीशन, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कंप्लीट करना है आज के आज ही, ताकि आपको ये एंड टू एंड प्रोसीजर पता चले। कहाँ जहाँ पे भी डाउट है आप मेरे से डिस्कस करो आज ही, राइट। अब एक बार ये क्लियर हो गया तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कुछ खास है नहीं, फिर आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी सिमिलर टू लिनियर रिग्रेशन, बस टास्क अलग अलग है। यहाँ पे रिग्रेशन है, वहाँ पे क्लासिफिकेशन है, और ये दो आ गए एक बार आपको तो सब मशीन लर्निंग आ गई। बस यही तो है। मॉडल बिल्डिंग के वक्त ही सिर्फ मॉडल के नाम अलग अलग रखने हैं, हमें कॉल करने हैं। एक बार गॉसियन कर दिया, फिर एसवीएम कर दिया, फिर एक्जीबूस्ट कर दिया, बस इनकी वर्किंग अलग है और ये मॉडल के नाम सिर्फ चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, बाकी तो सारी प्रोसीजर सेम ही रहेगी, कुछ नहीं चेंज होगा। इसलिए यहाँ पे हैंड्स ऑन आना बहुत जरूरी है। सर मतलब सर ये मॉडल बिल्डिंग का हम लोग ट्रायल एंड एरर करने के बाद जो बेस्ट सूट होता है वो हम लोग रखेंगे और बाकी का ड्रॉप करके हम लोग फाइनल रिजल्ट देंगे, ऐसा ही होता है ना? ऐसे ही होता है। ओके ओके, तो वो ट्रायल एंड एरर करना ही है, मतलब जो करना ही एक्यूरेट रिजल्ट देगा, नियर अबाउट जो रिजल्ट एक्यूरेट देगा उसको ही रखना है, ऐसा करके। राइट। और बेस्ड ऑन फिर आपका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा वैसे वैसे आप देखोगे कि जैसे कि मशीन लर्निंग का अगर मुझे मॉडल कोई इम्प्लीमेंट करना है तो मैं पहले रैंडम फॉरेस्ट और एक्जीबूस्ट करूंगा, उनमें भी रैंडम फॉरेस्ट करूंगा। अब क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है उतना, मुझे पता है कि कौन सा वर्क करेगा यहाँ पे। अच्छा, मैं उतना टाइम पास नहीं करूंगा सब मॉडल्स, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हाँ एग्जैक्ट वेरिएबल्स किस नेचर के हैं वो हमें पता चल जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे उन चीज़ों कि कहाँ कौन सा एल्गोरिदम फिट करना है और कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा एक्यूरेसी देगा। जनरली मशीन लर्निंग में रैंडम फॉरेस्ट बेस्ट एल्गोरिदम है, वो अच्छा एक्यूरेसी देता है। उसके बाद एक्जीबूस्ट है, उसके बाद फिर लाइट जीबीएम वगैरह कुछ समय के लिए फेमस हो गए थे, बट वो मोर और लेस उतनी एक्यूरेसी देते हैं जितना हमारा रैंडम फॉरेस्ट देता है। और डीप लर्निंग के फिर अलग मॉडल्स है, वो हम बाकी देख लेंगे बाद में। और आज जो यूज कर रहे हैं हम सब टास्क के लिए, एक तो डीप लर्निंग या फिर जनरली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। चलो अब हम थोड़ा सा आधा घंटा मैथ देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन is the appropriate regression analysis to conduct whether the dependent variable is dichotomous, मतलब बाइनरी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा y वेरिएबल बाइनरी होता है, इसको बोलेंगे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दो आउटपुट्स होते हैं यहाँ पे, यस और नो। अब यहाँ पे काफी सिमिलर है ये दोनों टेक्निक्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन, बट यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट करते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटीज, ये प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है, ये डायरेक्ट वैल्यूज प्रेडिक्ट नहीं करता। जैसे सैलरी, एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी में सैलरी प्रेडिक्ट कर दी तो डायरेक्टली वो वाई वेरिएबल प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे वाई वेरिएबल प्रेडिक्ट नहीं करते, हम प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी करते हैं कि वाई वेरिएबल इसको कैंसर होने के कितने चांसेस है, तो चांसेस प्रेडिक्ट करता है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि 0.5 से ऊपर प्रोबेबिलिटी है तो उसको बोल दो कि हाँ ये डिसीज है, या फिर नो डिसीज। 0.5 से लेस है तो नो डिसीज। ये प्रेडिक्ट क्या करता है? प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है। तो जनरली हम जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं वो बाइनरी के लिए ही काम आता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। आपको अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना है तो उसको हम
मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलेंगे, मल्टीनोमियल। वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं है, ये अलग मॉडल है थोड़ा सा, बट ये सेम प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। बस वो हम इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं करते उस समय मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे। ये दो अलग अलग है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और मल्टीनोमियल, बस उसका ये वर्जन है, जैसे कर्नल वर्जन होते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन में एक्चुअली हम ऐसी लाइन, बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं और बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं, बट यहाँ पे आप बेस्ट फिट लाइन नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्लासिफाई करना है, प्रेडिक्ट नहीं करना है कुछ भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। यहाँ पे ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है, तो आपको एक लाइन डालनी पड़ेगी या फिर प्लेन डालना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये रीजन अलग है अब और ये रीजन अलग है, और ये थ्रेशोल्ड है उसकी, प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड। अब यहाँ पे इसी का कन्वर्जन, एक्चुअली इस बेस्ट फिट लाइन का कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन हम इसमें करते हैं, ऐसे लाइन में करते हैं, यस शेप लाइन में करते हैं। पहले लीनियर रिग्रेशन में ये था, लीनियर रिग्रेशन, ये है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ये वाली लाइन है, यहाँ पे 0.5 है, 0.5 के ऊपर जो भी जितने भी वैल्यूज है उसको हम डायरेक्टली 1 में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, और 0.5 के नीचे जितनी भी वैल्यूज है उसको डायरेक्टली हम 0 में कन्वर्ट करते हैं। ये करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक फॉर्मूला यूज किया है। अब इसका कन्वर्जन हमें इसमें करना है, स्ट्रेट लाइन का कन्वर्जन हमें सिग्मॉइड फंक्शन में करना है, उसको सिग्मॉइड बोलते हैं, सिग्मॉइड लाइन। तो हमें पता है कि y का इक्वेशन क्या है, y का इक्वेशन क्या है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 अप टू बीटा n xn है, राइट। y, अब y इसी वैल्यू को, y की वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब इसको कन्वर्ट अगर करना है आपको प्रोबेबिलिटी में, तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, या फिर इसको बोल सकते हो आप 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस y, क्योंकि ये y है, इसी को ले रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखो, अब अगर हमने P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 लिखता हूं मैं, बीटा 1 x1, ये फॉर्मूला अगर यूज किया डायरेक्टली तो क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमें 1 टू या फिर 0 to 1 चाहिए, राइट। प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होती है, 0 to 1 के बीच में होती है, बट आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते हो तो ये वैरी हो जाएगी 0 to इंफिनिटी में।
एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये तो एग्जैक्टली y ले रहे हैं हम, अगर y ले लिया तो ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा, ये 0 to 1 में नहीं होगा, ये रहेगा 0 to इंफिनिटी में, ये पूरा इक्वेशन। ये तो नहीं कर सकते हम, या फिर हो सकता है सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में हो, क्योंकि ये बीटा नॉट अगर ये तो 0 आ गया और बीटा नॉट माइनस में है तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में ये चेंज होता रहेगा। अब इसको लाना है हमें 0 to 1 में, प्रोबेबिलिटी में लेके आना है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब इसको इस p के ऑर्ड्स ले रहे हैं हम, ऑर्ड्स ऑफ p लेते हैं हम। ऑर्ड्स ऑफ p लेना मतलब क्या करना, p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p करना। अब ऑर्ड्स क्या है, ऑर्ड्स है रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, इसको बोलेंगे हम ऑर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ऑर्ड्स ऑफ p। और फिर उसके बाद ये एज इट इज राइट हैंड टर्म। अब फिर भी ये क्या होगा एक्चुअली, ये अगर आप चेक करोगे ऑर्ड्स की जो रेंज है, इट रेंज बिटवीन 0 टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये नंबर आएगा, p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p जो है हमेशा 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने ये टैकल कर दिया, माइनस इन्फिनिटी को निकाल दिया, और यहाँ पे अब 0 तो आ गया ये वाली टर्म ऐसे प्लेस करने से, बट व्हाट अबाउट दिस, ये 1 नहीं होना चाहिए, सॉरी ये इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ये 1 होनी चाहिए ये टर्म। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अब इसके लिए हम लॉग ऑफ ऑड्स निकालेंगे, लॉग ऑफ ऑड्स। अब इसका लॉग ले लेंगे, इसका लॉग। अब इसका अगर लॉग ले लिया, लॉग वैल्यू ऑफ p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p इक्वल टू, फिर करेंगे हम बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हम लॉग अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे और भी बढ़ गया एक्चुअली, यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फिर से हो गया ये। अब इसके बाद अगर अब ये ना हो, इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इसका एक्सपोनेंशियल फिर से ले रहे हैं। अब ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, दोनों साइड से हम एक्सपोनेंशियल टर्म ले रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मतलब ई टर्म, और ई टर्म ले रहे हैं मतलब लॉग को ये कैंसिल आउट करेगा, लॉग और एक्सपोनेंशियल टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। और फाइनली क्या आएगा यहाँ पे, p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमें p की वैल्यू मिलेगी, और p की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, ये मिलेगी हमें। अब ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी 0 to 1 में, ये वाली टर्म एंटायर टर्म, और हमें प्रोबेबिलिटी भी मिल गई। तो ये वाला ऐसे डिराइव किया है उन्होंने, हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला चाहिए, इतना ये कोई नहीं पूछता, इवन इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी कोई नहीं पूछता, बट आपको ये याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला सिंपल ट्रिक है, क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस y। y तो पता है आपको कैसे करना है, y तो नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1। इसका मतलब क्या,
ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, बस लीनियर रिग्रेशन का ही आउटपुट है, बट उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी में ये कन्वर्ट करता है ये इक्वेशन। बाकी सब इसमें डिटेल्स में नहीं जाना है आपको, बस ये इक्वेशन याद रखना है, ये वाला या फिर ये वाला मोर एक्यूरेट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर y की टर्म हम मेंशन कर रहे हैं। बट अगर इंटरव्यू में बताना है, वैसे तो कोई नहीं पूछता इंटरव्यू में, बट किसी को बताना है तो आप 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस y बोल सकते हो, वेयर माइनस y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। ये तो आपको पता है, बस इतना फार्मूला याद रखना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। ये क्लियर है सबको? यस सर। इक्वेशन बस इक्वेशन याद रहे आपको, बाकी कोई कुछ नहीं डिटेल में पूछेगा कि ये कैसे आ गया, ये कैसे दे रहा है, बस आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे, इसलिए मैंने वो सारी स्टेप्स बताई आपको। वैसे वो स्टेप्स बताने की भी जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन क्या है ये देख लेंगे हम। कॉस्ट फंक्शन लीनियर रिग्रेशन में क्या था कॉस्ट फंक्शन? अरे ऐसा मत करो, बताओ जल्दी। कॉस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन क्या था? विवेकानंद? एरर फॉर डेटा एंड एरर फॉर सिंगल पॉइंट। हाँ, बट क्या था कॉस्ट फंक्शन, क्या था? राइट, आपका करेक्ट है। कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शन में डिफरेंस बता दिया आपने, बट कौन सा लिया था, कौन सी वैल्यू एज ए कॉस्ट फंक्शन ली थी जिसको हम रिड्यूस कर रहे थे? जैसे कॉस्ट फंक्शन को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, राइट? ग्रेडियंट डिसेंट से हम उसको ऑप्टिमाइज, एरर को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो एरर को कौन से एरर लेते थे पहले हम? एरर तो लेते होंगे कुछ ना कुछ एरर्स, वो कौन से लेते हैं? वो जो लेते हैं वो मीन स्क्वेयर्ड एरर लेते हैं, राइट? स्क्वेयर्ड एरर्स लेते थे हम, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसको कम से कम कर रहे हैं हम, यहाँ तक। यस सर। ये भूलना नहीं है आपको, राइट? आज से मीन स्क्वेयर्ड एरर या स्क्वेयर्ड एरर, आरएसएस, रेसिड्यूअल सम ऑफ स्क्वेयर्स, कोई भी ले सकते हो जो कि डिफरेंशिएबल हो। जो डिफरेंशिएबल नहीं है वो नहीं आप ले सकते, बस जो डिफरेंशिएबल है। अब इसमें भी नहीं जाना है आपको, बताना है कि वहां पे हम मीन स्क्वेयर्ड एरर एज अ कॉस्ट फंक्शन लेते हैं, बस इसी को ऑप्टिमाइज करना हमारा उद्देश्य लक्ष्य है, राइट? यस सर। बाकी चीजों में मत जाओ, बस इतना तो बोल ही सकते हो, वन लाइन। मीन स्क्वेयर्ड एरर को रिड्यूस करना हमारा टारगेट होता है लीनियर रिग्रेशन में, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या हम मीन स्क्वेयर्ड एरर यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे तो पूरी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी अलग है, कॉस्ट फंक्शन भी अलग है। और लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन क्या था? j इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n y माइनस y हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मीन स्क्वेयर्ड एरर, इसको ऑप्टिमाइज करना हमारा टारगेट है वहां पे। बट यहाँ पे अब जो y हैट है, यहाँ पे क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड है, या फिर p क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस वाई है। कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, एक ही है वो। तो ये जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन है, नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर इक्वेशन का क्यों है? क्योंकि पहले तो हम ऐसे लाइन बनाते थे लीनियर रिग्रेशन में, अब हम
ये यस शेप कर्व बना रहे हैं, तो ये नॉन लीनियर है, राइट। ये लीनियर है क्या, ऐसे स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है। ये यस शेप्ड है, सिग्मोइड टाइप है वो, तो ये नॉन लीनियर है। ये जो हमारा फंक्शन सॉरी ये जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बेस्ट फिट लाइन का जो भी इक्वेशन है वो नॉन लीनियर है। और अगर आप सेम एमएससी यूज करोगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एक नॉन कॉन्वेक्स ग्राफ देगा वो आपको, ऐसे ग्राफ नहीं देगा। आपको हो सकता है कि ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ्स दे आपको और यहीं पे अटक जाए, अगर आपने गलती से मीन स्क्वेयर्ड एरर इम्प्लीमेंट किया तो। वैसे भी हम नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी पैरामीटर्स और मॉडल्स के अंदर जो भी पैरामीटर्स वो ऑलरेडी सेट किए हैं स्केलन वालों ने, तो हम तो हमारा खुद का एल्गोरिदम नहीं बना रहे हैं, तो उन्हीं का ले रहे हैं, राइट, स्केलन वालों का। तो ये इन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की गई है, ये वाली सारी चीजें। एमएससी नहीं लिया उन्होंने कुछ अलग लिया है, राइट। तो बट उन्होंने एमएससी क्यों नहीं लिया, क्यों, या फिर हम एमएससी क्यों नहीं ले सकते, तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स नॉन कॉन्वेक्स आपको एक ग्राफ टाइप मिलेगा ऐसे कुछ, तो यहाँ पे आप एमएससी यूज करोगे तो इस टाइप ग्राफ मिलेगा। इस टाइप ग्राफ मिलने के बाद हो सकता है कि यहीं पे वो अटक जाए, यहीं पे वो समझे कि हाँ यहाँ पे तो स्लोप मिनिमा है। हाँ, और ये यही मिनिमा पॉइंट है, तो इसलिए ये वाला जो एमएससी है एज अ कॉस्ट फंक्शन वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो हम कौन सा यूज करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लॉग लॉस काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये, लॉग लॉस यूज करेंगे। अब लॉग लॉस का एक अलग सा फॉर्मूला आता है, 1 डिवाइडेड बाई n इंटू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n माइनस yi इंटू लॉग ऑफ y hat I प्लस 1 माइनस yi इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस y hat I। इतना बड़ा फॉर्मूला है वो। तो अब सिर्फ आपको ये बोलेंगे कि आपने कॉस्ट फंक्शन कौन सा यूज किया है। जब आप कोई भी एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम लेते हो, तो आप आपने कौन सा कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे लिया है, आपको बताना है। लॉग लॉस हमने लिया है, एमएससी फॉर रिग्रेशन, लॉग लॉस फॉर क्लासिफिकेशन, ये वाला लॉस है वो। अब ये वाला यूज करने के बाद आपको ये कॉन्वेक्स सरफेस मिलता है ऐसे, और आप फिर ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच सकते हो किसी भी साइड से। ये हमने ऑलरेडी देखा है ग्रेडियंट डिसेंट में, बस यहाँ पे ये फॉर्मूला अलग है लॉग लॉस का। मीन स्क्वेयर्ड एरर का पता है आपको, ये तो सिंपल है। लॉग लॉस का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कोई नहीं पूछता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है उसका। बट इतने डिटेल में कोई नहीं जाता, कोई नहीं पूछेगा आपको। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको ये बताएंगे कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वो सब कुछ करके डेरिवेटिव यूज करके कैसे ये आया है, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। हमें मतलब इंटरव्यू में भी कोई नहीं पूछता, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इसके अराउंड हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं करते, तो क्योंकि एक ही अवेलेबल है, तो क्या ही करेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, पैरामीटर ही एक ही है हमारे पास। अलग अलग होते तो शायद यूज भी करते यहाँ पे इस मॉडल में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, बट यहाँ पे और कोई चारा नहीं है हमारे पास।
तो बस इसके अराउंड क्वेश्चन क्या तैयार होगा कि कॉस्ट फंक्शन आपने कौन सा यूज किया था, लीनियर रिग्रेशन में कौन सा यूज करते हैं वर्सेस क्लासिफिकेशन टास्क में कौन सा यूज करते हैं, ये क्वेश्चन तैयार होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का वर्किंग बताओ, दूसरा क्वेश्चन तैयार होगा। जो हमने अभी देखा है, राइट, उसका वर्किंग। मैथमेटिकल इक्वेशन, हम कैसे प्रोबेबिलिटी लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग विच फार्मूला, वो सब वो वर्किंग आपको बतानी है बस। और वो कॉस्ट, ये कॉस्ट फंक्शन भी बताना है उसी में। 3 से 4 लाइन में आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिस्क्राइब करना है। इसके अराउंड किसी को डाउट? सर ये जो लॉग लॉस होता था आपने, वो सिर्फ फॉर्मूला याद रखी तो चल जाएगा ना उससे? नहीं, फार्मूला भी याद रखना नहीं है आपको। मुझे अभी तक पता नहीं है, मैंने अभी देखा है फार्मूला। ठीक है सर। हाँ, कोई नहीं पूछेगा। अननेसरी जहाँ पे भी मैं मतलब मैं बोल दूंगा आपको ऑनेस्टली कि मैंने भी नहीं किया है, आप भी मत करो। अगर करना है, आपको टाइम मिलता है करने के लिए तो करो, बट नहीं, जरूरी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। बस वर्किंग पूछेगा, 3 लाइन में वर्किंग बताओ इसकी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है वो भी पूछ लेगा, वो सिमिलर क्वेश्चन है। सिग्मॉइड फंक्शन मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस जेड। वो तो 4-5 बार बोलने से आपको ये वो याद रहेगा। और वो क्यों यूज करते हैं वो एक बताना है आपको। सिग्मॉइड फंक्शन फिर से वही आंसर देना है आपको, कोई अलग आंसर नहीं है यहाँ पे उसका। और यहाँ पे देखो वर्किंग, एक सिग्मॉइड कर्व बना दिया उसने, एक लाइन ये वाली नॉन लीनियर लाइन एक बार बना दी, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू आप सेट कर सकते हो उसकी। इसके अब अगर थ्रेशोल्ड है तो उसको 1 में कन्वर्ट करो, यस में, या फिर नो में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिया है उन्होंने, द कार विल ब्रेक डाउन। अगर प्रोबेबिलिटी हाई है, 90% है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं आप कि इट विल कन्वर्ट टू 1। we can say that the car will break down. If the probability is less than 0.5, we can say that the car will no break down. The car will not going to break down. ये कुछ एक एग्जांपल है यहाँ पे। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एडवांटेज क्या है कि ये परफॉर्म अच्छा करता है जब आप उसको लीनियरली सेपरेबल डेटा देते हो। लीनियरली सेपरेबल डेटा मतलब ऐसे वाला, लीनियरली सेपरेबल का मतलब बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है, और एक लाइन डाल रहे हो, लीनियरली सेपरेबल है। लीनियर लाइन सेपरेट कर सकती है इन डेटा को, उसको बोलते हैं हम लीनियरली सेपरेबल डेटा। वर्सेस नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा मतलब क्या, ऐसे एक पैटर्न है मान के चलो, और यहाँ पे एक डेटा पॉइंट से कुछ, अब इनको सेपरेट करना है तो कैसे करोगे आप? लाइन ऐसे डालोगे तो नहीं कर सकते, ऐसे डालोगे तो नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे लाइन नहीं है, नॉन लीनियर सरफेस आपको ये ऐसे तैयार करना पड़ेगा। अब जाके ये बाहर के डेटा पॉइंट्स अलग है, अंदर के डेटा पॉइंट्स अब अलग है। ये लीनियरली नॉन सेपरेबल डेटा है। ये यहाँ पे कुछ ऐसे पॉलिनोमियल आपको यूज करना पड़ेगा लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे तो आप नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हो। इट डज नॉट रिक्वायर टू मेनी कॉम्पिटेशनल रिसोर्स, कॉम्पिटेशनली एक्सपेंसिव नहीं है ये, हाई रैम लगेगी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे।
रैम आपको लगेगी जब आपके पास काफी सारा डेटा है, काफी डेटा है, इमेज का डेटा है, तो आपको प्रोसेसिंग के लिए मशीन अच्छी लगेगी, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे हो तो। इट डज नॉट रिक्वायर ट्यूनिंग, मतलब हाइपर पैरामीटर्स है ही नहीं, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं, इस मॉडल में भी कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं आप, यहाँ पे देखो कुछ नहीं पास कर रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, एक दो मिलेंगे, आप बस उसी को आपको सेट करना पड़ेगा, बट है नहीं, वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी आपको यहाँ पे पैरामीटर सेट। फिर क्या है यहाँ पे, इट गिव्स अ मेजर ऑफ हाउ रिलेवेंट अ प्रेडिक्टर एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो सब हमें पता चलता है। यहाँ पे वर्किंग बताइए, एम्प्लॉय रेटिंग वर्सेस सैलरी हाइक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रमोशन वर्सेस एम्प्लॉय रेटिंग, एम्प्लॉय रेटिंग वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रमोशन। इस थ्योरी को आप पढ़ सकते हो, बस अभी जो डिस्क्राइब किया है वही है वो। ऑड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई कैसे, लॉग ऑफ दिस टर्म एंटायर टर्म, फिर लॉग भी आपको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में देगा फिर आंसर, फिर उसको कैसे कन्वर्ट करना है 0 to 1 में, तो उसका फिर एक्सपोनेंशियल निकालो, लॉग का एक्सपोनेंशियल निकालो, फिर ये वाला फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे हर एक स्टेप डिटेल में भी दी है, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो, वैसे तो जरूरत नहीं है। और हमें फाइनली ये वाली लाइन मिलती है, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं उसको, और यहाँ पे 0.5 पे थ्रेशोल्ड रखते हैं हम जनरली, आप बढ़ा या घटा सकते हो उसको, बट जनरली हमें 0.5, देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट करते हैं हम 0.5 के ऊपर, अगर प्रोबेबिलिटी आई तो यस में डिक्लेयर करते हैं, नहीं तो नो में करते हैं हम उसको। अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम जब देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसको, उस चीज को एग्जैक्टली ये होता कैसे इंटरनली। बाकी ये जो डिफरेंस है ये आपको पता है, लीनियर रिग्रेशन वर्सेस लॉजिस्टिक में, यहाँ पे रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। द रिस्पॉन्स वेरिएबल इज कैटेगरिकल इन नेचर, और यहाँ पे रिस्पॉन्स वेरिएबल कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। इट हेल्प्स एस्टिमेट द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल कैलकुलेट करके ही देता है, ये कैलकुलेट नहीं करता, ये पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करता है या फिर ये प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है, डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करता। आपके पास ये आंसर नहीं आएगा कि दिस पर्सन हैज डिसीज और नॉट, और डॉग वर्सेस कैट, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा आपको, वो प्रोबेबिलिटी देगा उस क्लास की, कि हाँ डॉग होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, कैट होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, अब आप डिसाइड करो। तो आप हम बोलते हैं कि ठीक है 0.5 से ऊपर है तो उसको डॉग करो कंसिडर, डिक्लेयर कर दो, 0.5 से कम है तो उसको कैट डिक्लेयर कर दो। तो ये पॉसिबिलिटी प्रिडिक्ट करता है, ना कि ये एक्चुअल वैल्यू प्रिडिक्ट करता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होती है वर्सेस यहाँ पे ये कर्व होता है, सिग्मोइड भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ डाउट आज इसमें, नहीं sir. सर। ऑल क्लियर है। फिर से हम देखेंगे कि इसके assumptions और लीनियर रिग्रेशन मोर और लेस सेम ही है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कैटेगरीज, वो सारी चीजें हम देख लेंगे कि डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवेल्युएशन,
ये सब देख लेंगे हम, उसके इवैल्यूएशन टेक्निक्स वगैरह, स्पेसिफिसिटी, F1 स्कोर्स, रिकॉल, प्रिसीजन, ये क्या होता है, मतलब एंड टू एंड जो भी हमें क्लासिफिकेशन टास्क के लिए लगेगा, जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी, वो सब कुछ हम देख लेंगे। यहाँ पे भी देखो प्रोबेबिलिटीज कैसे हम देखते हैं यहाँ पे, वो भी आपको समझ में आएगा फिर बाद में। चलो, अब आपके लिए क्या टास्क है, ये तो हम कल कवर करेंगे, बट अभी के लिए और आज के लिए आपको मैंने एक लिंक शेयर की है ग्रुप में कैगल कंपटीशन की, वो कंपटीशन कंप्लीट करना है आज ही। तब मैं हर एक के साथ एक 10-10 मिनट का कॉल अरेंज करूंगा इंडिविजुअली आपका होने के बाद, और आपको आपका सिर्फ हम सिर्फ रिव्यू करेंगे उस नोटबुक को कि कैसे क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है आपने, एग्जैक्ट क्या किया है, क्या क्या कोड लिखा है, और कमेंट्स मुझे चाहिए उसी में, उस नोटबुक में। ठीक है, इतना करेंगे आप? हाँ सर। बाकी लोग, वेद, सुशांत, रोहित, अजय? यस सर, कब तक करना है, कोई टाइम है? अभी शुरू करना है आपको। अब मे भी ये कॉल नहीं मतलब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे इस कॉल को, बट आपको आपके साइड से करना है, और होने के बाद मेरे साथ कनेक्ट करना है आज। सर मैं शाम तक करके दे दूं? एक्चुअली मुझे शाम तक चलेगा, मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है बस। ठीक है चलेगा, शाम तक चलेगा, बट मुझे एटलीस्ट 7-8 बजे से पहले चाहिए, ताकि मुझे रिव्यू करने के लिए भी थोड़ा सा समय लगे। राइट, ये 2 घंटे मेरे जाएंगे अगर हर किसी ने कंप्लीट किया आज ये असाइनमेंट, तो एक 5-5, 10-10 मिनट भी मैं कंसिडर करूंगा, तो मुझे फिर बाद में 10 बजे तक, 8 से 10 बजे तक आपका इवैल्यूएशन कंप्लीट करूंगा मैं। सर मैं भी शाम तक करके दूंगा, मेरे को बैंक जाना था अभी। शाम तक चलेगा, शाम तक 7 बजे तक चलेगा। ठीक है, थैंक्स सर। 7 या 8 बजे तक भी चलेगा, बट मुझे 8 बजे सबके असाइनमेंट चाहिए। अभी लिंक शेयर किया ग्रुप में। हाँ, प्रॉब्लम और कैगल का वो लिंक मैंने शेयर किया है ग्रुप में। विवेकानंद, आप फिर से एक बार शेयर करो उसको, या फिर पिन करो। सर ये हाउसिंग प्राइस वाला ही है ना? हाँ, हाउसिंग प्राइस वाला ही है। हाउसिंग प्राइस वाला मैंने कर दिया सर। ठीक है, थैंक यू। और आपको करना क्या क्या है, राइट? जितनी भी हमने स्टेप्स देखी है अभी तक, वो सारी इंप्लीमेंट करनी है आपको विथ इवैल्यूएशन टेक्निक, राइट? मुझे ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का दोनों का इवैल्यूएशन चाहिए। लिख लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नोट्स निकाल, मतलब ये जो भी मैं अभी आपको बोल रहा हूँ वो आप भूल जाओगे, तो आप लिख के लो क्या क्या इंप्लीमेंट करना है एग्जैक्टली। आपको ईडीए करना है, उसके बाद आपको असम्पशन चेक करना है, और ईडीए में स्टैटिस्टिकल ईडीए प्लस इनसाइट्स ईडीए प्लस वैल्यू और डेटा क्लीनिंग, वो सब कुछ ईडीए में आना चाहिए। फिर आता है असम्पशन चेक। असम्पशन चेक के बाद फिर से डेटा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा आपको, फिर आपकी एक फाइल बनेगी, फाइनल डेटा फ्रेम बनेगा, जो कि बहुत क्लीन होगा, डायरेक्टली आप मॉडल बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद मॉडल बिल्ड करना है, उसको इवैल्यूएट करते समय मुझे ट्रेनिंग के एरर्स, टेस्टिंग के एरर्स, दोनों के इवैल्यूएशन चाहिए, दोनों का इवैल्यूएशन चाहिए। मतलब R2 स्कोर निकालोगे तो 2 चीजों का निकालोगे आप, फॉर ट्रेनिंग डेटा, फॉर टेस्टिंग डेटा अलग R2 स्कोर, राइट? वैसे ही MSC निकालोगे तो फॉर ट्रेनिंग डेटा अलग MSC निकालोगे, टेस्टिंग डेटा अलग MSC निकालोगे आप। ये होने के बाद आप पोस्ट हॉक असम्पशन चेक करोगे, वैलिडेट करोगे मॉडल को। तो इतना मुझे बताओ, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा अब हम देखेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन कैसे करते हैं हम, या फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए वो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे। बट पहले आप ये कंप्लीट करो, आज 8 तक ही करो, और सबको ये कंपलसरी एक्सरसाइज है। उसके अलावा फिर वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, और सब मशीन लर्निंग होने के बाद भी फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए थोड़ा सा एफर्ट्स डालो, बाकी प्लान है तो कैंसिल करो आज के दिन, राइट? कल मैं उतना आपको हेवी टास्क नहीं दूंगा, फिर उसके अगले सैटरडे फिर से मैं क्लासिफिकेशन के लिए बोलूंगा आपको करने के लिए। बट आज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर किसी से, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मुझे हर एक सेल के कमेंट्स चाहिए, कमेंट्स उसमें कमेंट्स ऐड कर देता हूँ।
ताकि मुझे पता चले कि आपने ब्लाइंडली कहीं से कॉपी नहीं किया है खत्म करने के, राइट, सिर्फ ऐसे ही खत्म नहीं किया है, बस उसको समझ के प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया है आपने। तो हम एक क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़ा सा रखेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आपने ये कोड क्यों यूज किया है या फिर ये कोड क्या कर रहा है एटलीस्ट, उसके अराउंड डिस्कशन होगा। सर ये वैलिडेशन तक ही करना है ना? वैलिडेशन तक ही करना है। ओके इवैल्यूएशन वैलिडेशन। ओके सर। वो येलो L2 करो या ना करो फिर उसका? क्या येलो L2 रेगुलराइजेशन आपने पिछली बार बोला था वो। हाँ, अगर हाँ राइट, अगर देखो L1 L2 और इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन टेक्निक्स वो भी इम्प्लीमेंट करो उसी में। ये सब होने के बाद करो वो चीजें जो मैंने अभी डिस्कस किया, वो होने के बाद आप L1 L2 मॉडल यूज करो। जनरल क्वेश्चन है उसका, 3 या 4 कॉलम है उसके, उसमें 1406 वैल्यू है, उसमें से 1300 वैल्यू नॉट अवेलेबल है, वो ड्रॉप करनी चाहिए, उसको इम्प्यूट करना चाहिए। ऑब्जेक्ट डेटा है उसका, मतलब क्लास वगैरह है उसका। देखो जनरली हम अगर 60 या 70% से ज्यादा नल वैल्यूज है उसमें तो कॉलम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो फिर उसको ड्रॉप ही करना पड़ेगा सर। उसको ड्रॉप ही करना पड़ेगा, उसको इम्प्यूट नहीं करेंगे हम, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप 70-80% वैल्यूज को इम्प्यूट कर रहे हो तो वो बायस क्रिएट हो जाएगा वो उसका। हाँ डेटा भी बायस हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा है कि उन्होंने कॉलम ही नहीं दिया है, अपना ही कॉलम खुद हम बना रहे हैं। हाँ वो है। प्रेडिक्टर हम खुद ही बना रहे हैं, ऐसा अपना मतलब है। अपना प्रेडिक्शन दे रहे हैं बस। हाँ, तो वो तो किसी काम का है नहीं, इसलिए 60% लिमिट है। 60% से ज्यादा आउटलायर मतलब नल वैल्यूज है, कॉलम डायरेक्टली ड्रॉप करना है उस कॉलम को। ओके ठीक सर। है सर। हाँ चलिए फिर इसके ऊपर आप काम करो। हर किसी के साथ पर्सनली कनेक्ट करूंगा मैं 8 से 10 बजे के बीच में। होने के बाद सिर्फ मुझे आप पिंग करो व्हाट्सएप के ऊपर कि हाँ टास्क कंप्लीट हो गया है, तो मैं एक बार रिव्यू करूंगा आपके कैगल के ऊपर। कैगल के ऊपर ही सब कुछ होना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं कल फिर से। क्लासिफिकेशन टास्क का इम्प्लीमेंटेशन, बाकी मॉडल्स के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर एक दिन में हम 2-3 मॉडल्स खत्म करेंगे। और मशीन लर्निंग मैं ये चाहता हूँ कि अगले महीने के 15 तारीख तक खत्म हो जाए मशीन लर्निंग। उसके बाद फिर सब एडवांस जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग के बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और डिप्लॉयमेंट, मैं ये कंटिन्यू करता रहूंगा जब तक हमारा ये पूरा कोर्स खत्म नहीं होता। तब तक आगे की बैच भी नहीं शुरू करने वाला मैं, कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं जितना मतलब हमारा पोर्शन है, जितना भी लगता है आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए हेल्प, या फिर जितना सिलेबस कवर करना चाहिए, मैं प्रॉपर आपको समय देने वाला हूँ। हमने ऑफिशियली उसको 9 महीने ड्यूरेशन रखा है। 9 महीने की जगह पे 10 भी महीने लगे या फिर 11 भी महीने लगे, फिर भी मैं अगली बैच नहीं शुरू करने वाला। फोकस पूरा आप ही के ऊपर रहेगा मेरे साइड से। सिर्फ आपके साइड से आपको ये एफर्ट्स डालने हैं। अब मेरे साथ मॉक इंटरव्यूज अरेंज करने हैं, एटलीस्ट सेशंस मिस नहीं करने। अगर सेशंस भी मिस नहीं करोगे ना, तब आपको ये मतलब एक मोमेंटम में रहोगे आप। हाँ, एटलीस्ट सब कुछ समझ गए हो आप। तो प्रैक्टिस तो आपके टाइम के हिसाब से आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। जहाँ 1 साल लगेगा मतलब लगना चाहिए, वहाँ हो सकता है कि 14-15 महीने लगे प्लेस होने के लिए। बट वो बड़ी बात है नहीं, हम वो आसानी से कर पाएंगे। बट अगर आपने लेक्चर मिस किए तो फिर आप कहीं से वो कवर नहीं कर पाओगे इतने बेटर वे में। बस आपको पता है कि सब लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, इधर उधर पढ़ाते हैं, बट मेंटर, पर्सनल मेंटर से पढ़ना और इन सब से पढ़ना वो बात अलग है। ठीक है, फिर कल हम फिर से मिलेंगे 10 बजे। बट आज एक्सरसाइज कंप्लीट करना ही है आपको। चलो फिर, थैंक यू गाइज, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स सर, थैंक्स टू ऑल। Bye.